तो हमारा टॉपिक बायोमॉलिक्यूल चल रहा था। बायोमॉलिक्यूल टॉपिक हमने ऑफलाइन मोड पे भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश किए थे, और ऑनलाइन मोड पे ये मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करूँगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था पॉइंट फैट्स, ऑयल्स और फैट्स के बारे में डिस्कस किए थे, लिपिड्स के बारे में डिस्कस किए थे। एक लेक्चर में मैंने कंक्लूड करने की कोशिश किया था। अब आज का जो लेक्चर है मैंने 2 पार्ट में करना है। आज मैं पार्ट फर्स्ट आपको भेज रहा हूं, कल के लेक्चर में इसी का मैं पार्ट सेकंड आपको भेजूंगा। ऑनलाइन मोड पे हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके, हर पॉइंट को बच्चों को क्लियरिफाई किया जा सके, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको लेक्चर समझ में नहीं आता है, तो वापस रिवाइज करके उसको देखिए। फिर भी अगर नहीं समझता है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए देर ना करते हुए हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में अब तक हमने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया है, अब तक हमने लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया है। हमने एनालिसिस किया था, एनालिटिकल मेथड्स देखा था, जिसमें हमने माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल में डिफरेंस समझने की कोशिश किए थे। बेसिक इलेबोरेशन आपके सामने मैंने ऑफलाइन में भी दिया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट देर ना करते हुए मैं आपको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में इन 2 लेक्चर में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए के बेसिक फंक्शंस और आरएनए के बेसिक फंक्शंस न्यूक्लियस के माध्यम से हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक्स में और मॉलिक्यूलर बेसिस में हमको ये डीएनए का स्ट्रक्चर मालूम होना ज़रूरी है। आज का टोटल लेक्चर बेसिक पे डिपेंड है। कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूलेज और बेसिक स्केलेटल जो रॉ मटेरियल है डीएनए बनाने के लिए काम आने वाले बेसिक एलिमेंट्स है, उसके बारे में मैंने आज का लेक्चर रिकॉर्ड किया है पार्ट फर्स्ट के हेडिंग के साथ। पार्ट सेकंड इसका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा, जिसमें आप डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक एसिड, इस हेडिंग से मुझे इस टॉपिक का स्टार्टअप लेना है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। न्यूक्लिक एसिड की भी एक हिस्ट्री है, आगे मॉलिक्यूलर बेसिस में डिटेल में देखना है कि कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको न्यूक्लिक एसिड का पता चला था। न्यूक्लियर कंपोजिशन को उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। जब उसका उनको पता चला कि ये न्यूक्लिन एसिडिक नेचर का है, तो उन्होंने फिर उसको न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से समझने की कोशिश किया, और आज तो हमारे सामने न्यूक्लिक एसिड का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स मुझे डिस्कस करना है। न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर 3 डिसाइड किए हैं। पहला है नाइट्रोजिनस बेसेस, दूसरा है पेंटोज शुगर, और तीसरा है फास्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि नाइट्रोजिनस बेसेस क्या है। नाइट्रोजिनस बेसेस पहले समझेंगे, उसके बाद पेंटोज शुगर समझेंगे, उसके बाद फास्फोरिक एसिड समझेंगे, और ये तीनों कंपोनेंट्स की आपस में बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है वो दूसरे हेडिंग कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में समझने की कोशिश करेंगे। तो यही आज के लेक्चर का बेसिक समरी है। अब 1 बाय 1 हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस में मैंने 2 ग्रुप बनाया हूँ। एक ग्रुप को मैंने प्यूराइंस के माध्यम से समझाने की कोशिश किया, तो दूसरे ग्रुप को मैंने पायरिमिडाइंस के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं प्यूराइंस और पायरिमिडाइंस में क्या डिफरेंस है। प्यूराइंस में आएंगे एडेनाइन और ग्वानाइन। एडेनाइन और ग्वानाइन ये प्यूराइंस में आएंगे। ये डबल रिंग कंपाउंड है, यहाँ पर फ्यूरॉन्स रिंग है और डबल रिंग कंपाउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने डिवाइड किया हूँ 2 अलग अलग ग्रुप में। डिफरेंस है कुछ स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की वजह से इनका नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे। बेसिकली प्यूराइंस ये डबल रिंग कंपाउंड है, मतलब इसमें 2 रिंग होते हैं, और कुछ स्ट्रक्चरल वेरिएशन, कुछ साइड चेन में वेरिएशन होने की वजह से उनका नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो गया। एडेनिलिक एसिड और ग्वानिलिक एसिड के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं।
एडिनाइन ये डबल रिंग कंपाउंड है और ग्वानाइन ये भी डबल रिंग कंपाउंड है। देखिए ये डबल रिंग कंपाउंड आपके सामने है, मैंने डायग्राम में भी इसको समझाने की कोशिश किया। पायरिमिडाइंस ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, प्यूराइंस ये डबल रिंग कंपाउंड है और पायरिमिडाइंस ये सिंगल रिंग कंपाउंड है। प्यूराइंस में आएंगे एडेनाइन और ग्वानाइन। एडेनाइन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ग्वानाइन का भी स्ट्रक्चर आपके सामने है। बायोमॉलिक्यूल टॉपिक में केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिर एक बार इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनका केमिकल नेचर, इनका बेसिक नॉमेनक्लेचर विथ रेस्पेक्ट टू देयर बॉन्ड प्रॉपर्टी, विथ रेस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस मॉलिक्यूल की स्टडी करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर मैं उसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा। आपको डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना ज़रूरी है। तो डीएनए में क्या रॉ मटेरियल होता है, डीएनए के बेसिक कंपोजिशन क्या है, बस बच्चों को इस बात का पता चलना, इसलिए यहाँ पर मैं ये बेसिक ले रहा हूँ पार्ट फर्स्ट के माध्यम से। पायरिमिडाइंस में थायमीन आएंगे, साइटोसाइन आएंगे और यूरेसिल आएंगे। थायमीन का स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है और उसमें नाइट्रोजिनस बेसिस है बेसिक, और इसी के बेसिस पे हम इसको नाइट्रोजिनस बेसिस कहते हैं। थायमीन और यहाँ पर साइटोसाइन, साइटोसाइन का स्ट्रक्चर देखिए, और यूरासिल और थायमीन लगभग सिमिलर टाइप के हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चरल कुछ वेरिएशन है जिसके बेसिस पे यूरासिल और थायमीन को अलग किया गया है। यहाँ पर आरएनए और डीएनए में ये डिफरेंस होता है कि आरएनए के स्ट्रक्चर में हमको यूरासिल दिखता है थायमीन के रिप्लेसमेंट में, जबकि डीएनए में हमको यूरासिल नहीं दिखता, हमको थायमीन दिखता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। आगे मैं डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वहां पर मैं इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजिनस बेसिस में मैंने 2 ग्रुप किया हूँ, प्यूराइंस और पायरिमिडाइंस। प्यूराइंस में आएंगे एडेनाइन और ग्वानाइन, जबकि पायरिमिडाइंस में आएंगे थायमाइन, साइटोसाइन और यूरासिल। ये बेसिक नाइट्रोजिनस बेसिस है जो कि हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स है। हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते टाइम पर ये सब रॉ मटेरियल हमको ज़रूरी होता है। डीएनए का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है? यस, वेरी गुड। जो सेल साइकिल है उसमें जो एस फेस है वहां पर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, तो वहां पर ये रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी होता है नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनने के लिए। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड में दूसरा पार्ट है पेंटोस शुगर का। पेंटोस शुगर जो 5 कार्बन शुगर है जिसमें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आएंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज होंगी, जबकि आरएनए के स्ट्रक्चर में राइबोज शुगर यूज होंगी। यहाँ पर OH ग्रुप का डिफरेंस है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है इसलिए डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन है इसलिए इसको ऑक्सी राइबोज और राइबोज बोल सकते हैं। आरएनए में ये शुगर होती है इसलिए उसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए में ये शुगर होती है इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हम कह सकते हैं। ये कंपोनेंट्स हो गए पेंटोस शुगर के। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारे डीएनए में भी, फॉस्फोरिक एसिड के माध्यम से मैंने यहाँ पर उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया हूँ, जिसका PO4 भी हम उसको लिख सकते हैं उसमें 4 ऑक्सीजन ग्रुप होने के बिना पर। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के मैंने कंपोनेंट्स मेंशन किया हूँ जिसमें नाइट्रोजिनस बेसिस है, पेंटोस शुगर है और फॉस्फोरिक एसिड है। ये स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ये स्क्रीनशॉट लेना है और इसको प्रैक्टिस करना है आपके नोटबुक में। और रही बात इसके बेसिक कंसेप्ट की, तो कल और ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। आने वाले लेक्चर में मैं डीएनए का पूरा स्केलेटन बनाऊंगा, वहां पर मैं ये रॉ मटेरियल का एक्सप्लेनेशन दूंगा कि देखो बच्चों मैंने आज जो रॉ मटेरियल बताया था वो डीएनए के स्ट्रक्चर में कैसा एडजस्ट होते हैं, आरएनए के स्ट्रक्चर में कैसा बेसिक एडजस्टमेंट इनका होता है, वो अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के यहाँ पर डीएनए में बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड के 3 टाइप मैंने यहाँ पर दिया हूँ। पहले मैं कुछ बेसिक आइडियाज पे चर्चा करूंगा कैसे इनके अरेंजमेंट होते हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड हम किसको बोलेंगे? नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर यहाँ पर हो तो उन्हें न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर एक साथ अटैच होते हैं तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर एक साथ अटैच हो तो हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसको बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच हो तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड।
फॉस्फेट ग्रुप अगर यहाँ पर अटैच होता है तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर। नाइट्रोजिनस बेसिस हमने देख लिए डिफरेंट टाइप के प्यूराइंस और पायरिमिडाइंस के माध्यम से। शुगर भी हमने पेंटोस शुगर देखे जिसमें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर है। आगे इनका स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वहाँ पर, और भी उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा। न्यूक्लियोसाइड में आएंगे, न्यूक्लियोटाइड में आएंगे। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर, और साथ में फिर अगर उसको न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप, मतलब ये भी अगर हम साथ में मिला लेते हैं, मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस भी, पेंटोस शुगर भी और फास्फोरिक एसिड भी, अगर ये तीनों भी अगर कंसीडर करते हैं हम साथ में तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का बेसिक आइडिया आ चुका होगा। आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, बार बार मैं कह रहा हूं, आपको ये बेसिक समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम होंगे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे, उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलेंगे? द बॉन्ड बिटवीन द टू नाइट्रोजिनस बेसिस। दो नाइट्रोजिनस बेसिस में अगर आपस में बॉन्डिंग हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि एडेनाइन और थाइमिन की बॉन्डिंग होती है, एडेनाइन और थाइमिन की बॉन्डिंग होती है, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब ये बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है, इसके लिए मुझे डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लियोसाइड। मतलब देखिए ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब वहाँ पर दो बॉन्ड बनेंगे फॉस्फेट के साथ हमारे न्यूक्लियोसाइड के। किस प्रकार के बनेंगे वो मैं डीएनए के स्ट्रक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपकमिंग लेक्चर्स में। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। मतलब ये जो शुगर होता है, ये शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो तीन टाइप की बॉन्डिंग होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में। मतलब ये जो कंपोजिशन है, नाइट्रोजिनस बेसिस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये कंपोजिशन जो आपस में बाइंड होते हैं, जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के माध्यम से हम समझते हैं, तो उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो तीन डिफरेंट टाइप के बॉन्ड के माध्यम से उनकी बॉन्डिंग होती है, और उसी बॉन्डिंग को हमको समझना है आगे के लेक्चर में। फिलहाल मुझे ये बेसिक कुछ कंसेप्ट क्लियर करने थे। होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो लास्ट में यहाँ पर दो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, ये इसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है, देखिए। न्यूक्लियोटाइड डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड एज इट हैज़। ऑप्शन है शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजिनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर मॉलिक्यूल। ये चार ऑप्शन है और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन लीजिए जो कि आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नंबर 1, यूरासिल इज प्यूराइन, वैलिन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड्स और ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड। ये दो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, इसका मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ गया होगा तो आप उस आंसर को देने में चूकेंगे नहीं। अगर आपको इस टॉपिक में डाउट होगा तो क्वेश्चंस भी आपको समझ में नहीं आएंगे। मैंने मेरी कोशिश किया हूँ ऑनलाइन माध्यम से, रिकॉर्डेड माध्यम से आपको ये लेक्चर बताऊँ। चूँकि हमारा 2 इंटरेक्शन नहीं है तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करिए। मैं उस क्वेश्चंस पे दूसरा वीडियो बनाऊंगा या फिर उसको थ्योरेटिकली या फिर टाइप के फॉर्म में रिप्लाई दूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। इस लेक्चर का दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगा जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर के माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर होने के बाद ये और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टडी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेल्फ स्टडी में डालिए ताकि आपका बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू।